ओके, स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्विंग। और हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2017 का पेपर सॉल्व पूरा खत्म कर लिया था और अब हम चलते हैं 2016 की तरफ। ठीक है, 2016 ये है हमारा 2016 का पेपर सेट ए। कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटा टाइम मिलता है। और मैं बार बार कहता हूँ 100 क्वेश्चंस में से कितना अटेम्प्ट करना? मैक्स टू मैक्स 60। ठीक है, इससे ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, एक कहता है अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब समझती है? यस, सत्रावसान। अच्छा अच्छा, लैप्स का मतलब समझती है? लैप्स खत्म हो जाना, एंड या भंग हो जाना। ठीक है, भंग हो जाना। तो कह रहा है कि अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, कोई ऐसा बिल जो लोकसभा में पेंडिंग है वो खत्म हो जाता है ऑन इट्स प्रोरोगेशन, सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब जब सत्र क्या हो जाए? खत्म हो जाए। ठीक है, जब सत्र खत्म हो जाए, सब लोग अपने अपने घर चले जाएं। तो कह रहा है कि जब सत्र के खत्म होने पर, सत्र के खत्म होने पर जो भी लोकसभा में बिल होगा वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। और लैप्स हो जाएगा, अगली बार आएंगे तो नहीं कर लेंगे पास। दूसरा कहता है कि अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट बी लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। कहता है कि अगर कोई बिल है जो राज्यसभा के जरिए क्या किया गया है, इशू किया गया है, यानी उठाया गया है, और वो लोकसभा के द्वारा पास नहीं किया गया है, तब तक क्या हो गया? लोकसभा समाप्त हो गई। तो क्या लोकसभा के समाप्त होते ही राज्यसभा के द्वारा जो वो बिल जारी किया गया था वो भी समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं, सेल नॉट लैप्स, सेल नॉट लैप्स। ठीक है, कहेगा कि वो समाप्त नहीं होगा। ठीक है, समाप्त नहीं होगा ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो जैसे इसमें कह रहा है कि अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन द इट्स प्रोरोगेशन, लोकसभा के खत्म होने पर या सत्रावसान होने पर कोई भी जो पेंडिंग बिल है वो खत्म नहीं होता है। ऑप्शन 1 गलत है। उसी तरह के दूसरा कह रहा है कि अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ये बात सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ट्रू। क्वालिटी से है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग is indicators used by the IFPRI to compute the global hunger index। global hunger index, तो ये देख, global hunger index कौन रिपोर्ट जारी करती है? तो IFPRI रहता है। इसका एक बार फुल फॉर्म देख लेना कि अच्छा इसको क्या कहते हैं, और इसमें कौन कौन से इंडेक्सेस शामिल रहता है, मतलब कि कौन कौन से इंडिकेटर्स शामिल रहते हैं। तो हंगर की बात आएगी तो अंडर नरिशमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। चाइल्ड स्टंटिंग रहेगा कि नहीं रहेगा? और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट रहेगा कि नहीं रहेगा? ये सारे क्या है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है,
1, 2 एंड 1, 2 एंड ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कि there has been a persistent deficit budget year after year. There has been a persistent deficit budget after year after year. Which action? Okay. क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। कहता है कि देयर हैज बीन अ persistent deficit budget year after year. Which action of the following can be taken by the government to reduce the deficit? घाटे को कम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या काम किए जा सकते हैं? जैसे कह रहा है कि रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने ये सारी की चीजें बार बताया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कितने टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, है ना, सारी चीजें बताए। तो कह रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं, यानी खर्चा जो है उसे कम कर सकते हैं। फिर कहता है इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, यानी न्यू वेलफेयर स्कीम अगर तुम इंट्रोड्यूस करोगे तो भाई तुम्हारा खर्चा ज्यादा जाएगा, तो हमें डेफिसिट कम करना है, खर्चा बढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो दूसरा गलत है। उसके बाद कहता है कि रेशनलाइजिंग सब्सिडीज, जो सब्सिडीज दिया जा रहा था उसको थोड़ा सा देखो, रेशनलाइज करो कि हाँ ज्यादा किस में है, कम किस में है, उस तरीके से कटौती थोड़ा उसमें किया जा सकता है। और फिर कहता है कि रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी, तो ये तो बिल्कुल फालतू बात है। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी हम कम कर देंगे तो हमें पैसा कम मिलेगा, है ना। अगर बाहर से कोई सामान लेकर आ रहा है, बाहर से कोई सामान लेके आ रहा है तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी अगर हम कम कर देंगे तो हमें पैसा कम मिलेगा, और हमको घाटा लगा है, हमें पैसा चाहिए, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होता, दूसरा और चौथा गलत है। तो अगर हम इसमें से देखते हैं, दूसरा चौथा गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, और ये 1 and 3 ओनली सही रहेगा, ठीक है, 1 and 3 ओनली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द establishment of the payment banks, establishment of the payment banks is being allowed in India to promote financial inclusion. Which of the following statement is correct in this context? तो पेमेंट बैंक के रिगार्डिंग पूछा है। कह रहा है कि मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन्स that are owned and controlled by the residents are eligible to the promoters of a payment bank, ठीक है। और इसके बाद दूसरा कहता है कि पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। ये तो फालतू फालतू बात का है क्या? जैसे तू पेटीएम यूज करती है, पेटीएम का तेरे पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है? पेटीएम क्या है? एक तरीके का पेमेंट बैंक है, उसमें देखिए तो पेटीएम में भी अकाउंट ओपन होता है ना। हाँ, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है, और दूसरा गलत होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा कहता है पेमेंट बैंक कैन नॉट, हाँ एक ही बचा है ना, हाँ तो ये सही हो जाएगा मैं देख ही नहीं रहा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है विथ रेफरेंस टू द लाइफ आई, मैंने लाइफ आई के बारे में तुझे बताया था कि एमएससी में हम लोग का प्रोजेक्ट था यही लाइफ आई, लाइट फिडेलिटी कहते हैं इसको, लाइट फिडेलिटी, लाइफ आई। रिसेंटली इन द न्यूज, वो 2016 के टाइम में न्यूज में था, तो उसी वक्त हम लोग उसको प्रोजेक्ट के लिए यूज किए थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कहता है कि इट इज अ लाइट, इट यूजेस लाइट एज द मीडियम ऑफ फॉर द हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, लाइट का इस्तेमाल करता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, ये बात सही है। और अगर लाइफ आई की जो स्पीड रहती है ना वो टेराबाइट्स में जाती है, टेराबाइट्स में। यहाँ वाईफाई हमें एमबी में मिलता है ना, मेगाबाइट में, वहां पर टेराबाइट में मिलता है। मतलब 1 GB का अगर कोई फाइल है, समझ ले 1 सेकेंड इनफ है, 2 सेकेंड इनफ है ट्रांसफर के लिए, तो इतना ज्यादा हाई स्पीड मिलता है उससे। उसके बाद दूसरा कहता है इट इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई, तो ये भी बात सही है, ठीक है। ऑप्शन बोथ, मतलब सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द टर्म इंटेंडेड इन नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टर्म दिया है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज। तो इन कंटेक्स्ट ऑफ, किसके कंटेक्स्ट में था?
तो देखो उस वक्त के करंट अफेयर से था, तो इसका जो आंसर था वो है ऑप्शन बी। कहता है कि प्लान ऑफ द एक्शन आउटलाइंड बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सारी चीजें थी, तो करंट का था, तो इसमें कोई डिस्कशन का टॉपिक है नहीं। आगे चलते हैं और कहता है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ उदय इज अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो उदय स्कीम था गवर्नमेंट का, और इसका पर्पस क्या था? तो इसका पर्पस था प्रोवाइडिंग फॉर द फाइनेंशियल, क्या लिखा, फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ठीक है, उदय का जो मेन मोटो था वो था फाइनेंशियल, मतलब कि पैसे वैसे प्रोवाइड करना और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को रिवाइव करना। यानी कि ऐसी कोई कंपनी है जो पावर जनरेट करती है लेकिन उसके फंड की वजह से वो कंपनी बंद होती जा रही है, कोल खरीदने के पैसे नहीं है, तो उदय स्कीम के जरिए वो कंपनी गवर्नमेंट से पैसा ले सकती है। ठीक है, हाँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विथ रेफरेंस टू द आईएफसी मसाला बॉन्ड। ठीक है, आईएफसी मसाला बॉन्ड समटाइम्स सीन इन द न्यूज, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। तो मसाला बॉन्ड क्या था? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच ऑफर्स दिस बॉन्ड इज एन आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि दे आर द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स and are a source of debt financing for the public and private sector। तो तुझे पता है एक बार ऐसी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें मसाला बॉन्ड के बारे में मेंशन था कि जब देश में पैसे का स्तर गिरने लगे, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने रुपए को बढ़ाने के लिए जो मसाला बॉन्ड है उसे हमें करना चाहिए कि जितने भी सेक्टर्स कंपनियां हैं मसाला को ट्रेड वगैरह करती हैं, उन्हें कहना चाहिए कि हम रुपए में ही ट्रेड करेंगे। उससे क्या होगा? मार्केट में रुपए की डिमांड बढ़ेगी, और जब रुपए की डिमांड बढ़ेगी तो हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ने लगेगी। और मैंने उसका उस समय एग्जांपल दिया था रसिया वाला, जो पुतिन ने क्या किया था, है ना? तो इसमें ये दोनों ही ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बोथ बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और 9 क्या कहता है? क्वेश्चन 9 कहता है रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव। कृष्णदेव के समय में जो टैक्सेशन था, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है। द रूलर ऑफ विजयनगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लैंड, जैसी लैंड की जैसी क्वालिटी रहेगी उसी के हिसाब से उस पर टैक्स को फिक्स कर दिया जाता था। और दूसरा कहता है प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्री टैक्स है। यानी कि जिनका किसी का दुकान रहता था तो कृष्ण नारायण देव के समय इंडस्ट्री टैक्स दिया करते थे। तो इसमें ये जो दोनों ऑप्शन है दोनों ही सही है। ठीक है, कृष्ण देव राय के समय के ये दोनों ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? Which one of the following books of ancient India has the love story of son of the founder of Sung dynasty? तो ये तो तुझे पता है, सुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग का बेटा अग्निमित्र। अग्निमित्र का चक्कर किसके साथ चला? मालविका के साथ। और कालिदास ने किताब लिख दी मालविका अग्निमित्र। ठीक है, मालविका अग्निमित्र कहानी लिख दी कालिदास ने। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म अम्बर बॉक्स। ठीक है, अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स इन द न्यूज। ये सारी की सारी चीजें किससे रिलेटेड थी? वर्ल्ड ट्रेड अफेयर से रिलेटेड थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अफेयर से रिलेटेड थी। अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैपिटल बजट में किसे इंक्लूड किया जाता है? कहता है कि
एक्सपेंडिचर ऑन एक्वाजिशन ऑफ असेट लाइक रोड, बिल्डिंग और मशीनरीज वगैरह, यानी रोड बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, मशीनरी बनाने में जो पैसा खर्चा होता है उसे कैपिटल बजट में डाला जाएगा। अब मैंने बजट भी पढ़ा है कि कितने टाइप के बजट होते हैं, है ना। हाँ, और उसको कहता है, दूसरा कहता है लोन रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, जो फॉरेन गवर्नमेंट से अगर लोन लेते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तीसरा कहता है लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, या जो स्टेट्स के लिए या यूनियन टेरिटरी के लिए कोई ग्रांट देना है, लोन देना है, वो भी इस कैपिटल बजट में इंक्लूड है। तो कैपिटल का मतलब होता है पूंजीगत बजट, यानी पूरा का पूरा बड़ा बड़ा चीज जो होता है उसमें इंक्लूड होता है, और इसको बहुत अच्छे से समझाया भी था मैंने। ठीक है, इसमें ऑप्शन तीनों क्या है, सही है, 1, 2 एंड 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि what is the importance of the United Nations Convention to combat desertification? डिजर्टिफिकेशन लड़ने के लिए जो यूनाइटेड नेशन का ये स्कीम है या जो भी है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो कह रहा है it aims to promote effective action through innovative national programs and supportive international partnership। क्या कर रहा है, ये फोकस करता है प्रमोट द इफेक्टिव एक्शंस थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप के जरिए। दूसरा कह रहा है कि इट हैज अ स्पेशल फोकस ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन एंड इट्स सेक्रेटरिएट फैसिलिटेट द allocation of major portion of financial resources to this region। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि it is committed to the bottom up approach encouraging the participation of the local people in combating the desertification। ठीक है, ये ऑप्शन तो सही है। इसमें ये जो सिर्फ कह रहा है ना कि फोकस पर्टिकुलरली साउथ एशिया नॉर्थ अफ्रीका में, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये पूरे दुनिया के लिए है, ये पर्टिकुलरली खाली साउथ अफ्रीका या साउथ एशिया या नॉर्थ अफ्रीका के लिए नहीं था। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है, और इसमें तीसरा सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 एंड 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, नहीं 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है recently which one of the following currencies has been proposed to added to the basket of IMF और SDR। अब देख, जब मैं तुझे करेंसी अभी पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा कि IMF में कौन सी करेंसी को ऐड किया जाता है। ठीक है, SDR किस करेंसी को कहते हैं, करेंसी कितने टाइप की होती है, हार्ड करेंसी क्या होता है, हॉट करेंसी क्या होती है, उसके बाद जो कि जैसे कागजी मुद्रा क्या होता है, कागजी गोल्ड किसे कहते हैं, पेपरी गोल्ड किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप की करेंसीज होती हैं, और IMF के SDR में ऐसी करेंसी को उसमें इंक्लूड किया जाता है जो बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, तो उस वक्त में 2016 में जो ये रेनमीबी चाइनीज करेंसी थी, ठीक है, उसे इंक्लूड किया गया था SDR की कैटेगरी में। बस समझे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी डिस्कसेस मैटर्स ऑफ कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड एडवाइजेस द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वर्क। और दूसरा कहता है द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज द ऑब्जर्वर इन द IMFC मीटिंग। ये दोनों ही बातें क्या है, सही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 16 अगेन स्कीम से पूछा गया है। स्कीम से कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान इज नेशनल कैंपेन टू। तो ये जो स्कीम था वो था इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिएट द मैनुअल स्कैवेंजर्स। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है पता है? हाँ, जो नाले में उतर के मतलब खुद साफ सफाई करते हैं, फिर कई लोगों की डेथ हो जाती है ना।
तो उन्हीं से रिलेटेड था राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है कि सिद्धास या सितार of Tamil region were monotheist and condemned idolatry. ठीक है, सिद्धास या सितार of Tamil region were monotheistic and condemned idolatry। ठीक है, और उसके बाद दूसरा कहता है कि जो लिंगायत ऑफ कन्नड़ रीजन क्वेश्चंस द थियोरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्ट द कास्ट हायरार्की। ठीक है, तो लिंगायत के बारे में बताया हूं मैं, लिंगायत समुदाय होता है ना, लिंगायत। तो ये लोग, ये बात सही था कि ये कन्नड़ रीजन में लोगों ने जो रीबर्थ का कंसेप्ट था ना, उस पर क्वेश्चन उठाया कि जैसे कि तूने देखा होगा पुनर्जन्म को लेकर के तुझे जैनिज्म में भी देखने को मिलेगा और ये बुद्धिज्म में। ठीक है, हाँ, तो एक में रीबर्थ का रीजन तुझे इच्छा देखने को मिलेगी और एक में आत्मा। जैनिज्म है, जैनिज्म में आत्मा को तड़पाते हैं संलेखना विधि से, है ना। हाँ, और बुद्धिज्म में देखेगी तो इच्छा को कंट्रोल किया जाता है। 8 जो भगवान बुद्ध के दिए गए वो है रूल्स हैं गोल्डन, है ना, उसके जरिए। तो ये ऑप्शन 2 सही है और उसमें ये भी ऑप्शन 1 भी सही है। तो इसका आंसर क्या है, 1 and 2। फिर 18 की तरफ अगर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इम्पोर्ट कवर। इम्पोर्ट कवर को इसमें से कौन डिस्क्राइब करेगा, करंट का टॉपिक था। तो इसमें कहता है कि इट इज द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। या दूसरा कहता है कि इट इज टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। या इट इज द रेशियो बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड दैट इम्पोर्ट बिटवीन 2 कंट्रीज। या इट इज द नंबर ऑफ मंथ ऑफ इम्पोर्ट्स दैट कुड बी पेड बाय अ कंट्री इंटरनेशनल रिजर्व। ठीक है, तो इम्पोर्ट कवर का ये मतलब होता है कि भाई किसी भी देश में जब आयात, कोई जैसे भारत है, भारत अगर यूएसए से कुछ खरीद रहा है तो कितने महीने तक भारत यूएसए से खरीद सकता है, उसका पैसा कितना है, वही इम्पोर्ट कवर कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कम्युनिटी समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज। और इसके अफेयर्स क्या थे, कहता है कुर्द। कुर्द क्या बांग्लादेश के थे। दूसरा कहता है कि मधेसी नेपाल के हैं या रोहिंग्या म्यांमार के हैं। तो उसमें से एक तो तुझे पता ही है, हाँ, कुर्द टर्की से, कुर्द टर्की से। ठीक है, टर्क है, तो ये गलत है। रोहिंग्या म्यांमार का है, तीसरा सही है। तीसरा अगर सही है, और मधेसी जो है ये भी नेपाल के ही हैं। ठीक है, मधेसी नेपाल में पाए जाते हैं, दूसरा और तीसरा। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 कहता है विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन, विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है कि इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशन विथ नाटो एंड WHO। ठीक है, और दूसरा कहता है कि इट मॉनिटर्स केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स फ्रॉम एमर्जिंग। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और तीसरा कहता है कि इट प्रोवाइड्स असिस्टेंट एंड सेंड प्रोटेक्शन टू स्टेट या पार्टीज अगेंस्ट केमिकल वेपन थ्रेट। ये दूसरा बात भी सही है। 2, 3 सही है लेकिन 1 गलत है। तो इसका आंसर है 2 and 3 ऑनली। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि 21 क्वेश्चन। 21 कहता है विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगेन स्कीम से क्वेश्चन आया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
कहता है कि अंडर दिस स्कीम फार्मर विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टीवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। तो किसी कोई भी क्रॉप के ऊपर नहीं, एक पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर इसमें टैक्स लगाया गया था। ठीक है, इस स्कीम के तहत कोई भी क्रॉप उगाओगे ऐसा नहीं, कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स ही थे। ठीक है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया वगैरह। ठीक है, दूसरा कहता है दिस स्कीम कवर्स पास्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन्स एंड अनसीजनल रेन्स। तो ये बात सही था कि अगर जैसे तुम्हारा हार्वेस्टिंग यानी कटाई करने से पहले अगर हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा साइक्लोन आ गया है, ठीक है, या अनसीजनल रेन हो गई है जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई है, तो उसमें जो नुकसान होगा उसकी भरपाई इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करी जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 क्या है, सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया are you most likely to come across the great Indian hornbill in the natural habitat? तो ग्रेट हॉर्नबिल तो तुझे पता है कहाँ पाए जाएंगे, ये वेस्टर्न घाट में है। ठीक है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ये वेस्टर्न घाट में ज्यादा। बेसिकली अगर हम मोस्ट ऑफ द स्पीसीज की बात करें तो वेस्टर्न घाट में हमें ज्यादा देखने को मिलती है, उसकी वजह तुझे पता है, बारिश और धूप। 23 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर ऑफ द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ठीक है, तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का की फीचर क्या है, कहता है कि रिवर बेसिन इन द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है। ये जो रिवर बेसिन है वो प्लान करता है और मैनेजमेंट करता है गंगा को, अच्छा कैसे कैसे उसको साफ सफाई किया जाना चाहिए, कितना उस पे पानी का फ्लो होना चाहिए, कितना नहीं। या दूसरा कहता है कि इट स्प्रेड्स द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट एंड एट द नेशनल लेवल। और ये नदियों को बचाने के लिए नेशनल लेवल पर क्या करता है, अपना एफर्ट डालता है और लोगों को समझाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है one of the chief ministers of the state through which the Ganga flows become a chairman of NGRBA on rotation basis। ठीक है, और क्या करे, one of the chief ministers of the state through which the Ganga flow become the chairman of the NGRBA of rotation basis। मतलब कि जहां जहां से गंगा जाती है उस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या बनते हैं, एक बार रोटेशन बेसिस पर हेड बनते हैं, इस चेयरमैन बनते हैं इस एनजीआरबीए के। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहला दूसरा सही है और 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर। तो ये बहुत न्यूज में था एक्चुअली में, नीम कोटेड यूरिया। तो देख लेते हैं ये क्यों था। कहता है कि नीम कोटेड यूरिया जो रहता है, रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन द सॉइल इंक्रीज द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द सेमी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या नीम की वजह से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, ऐसा है क्या। दूसरा कहता है कि नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ नीम कोटिंग स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। सॉइल में यूरिया जो बहुत तेजी से घुल जाता था, वो नीम कोटेड यूरिया उसे घुलने नहीं देता, थोड़ा धीमा कर देता है उसकी स्पीड को। तीसरा कहता है नाइट्रोजन ऑक्साइड विच इज अ ग्रीन हाउस गैस इज नॉट एट ऑल रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द क्रॉप फील्ड। भैया ये तो स्ट्रीम स्टेटमेंट है, गलत हो जाएगा। और चौथा कहता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीडीसाइड एंड फर्टिलाइजर फॉर द पर्टिकुलर क्रॉप। कहता है कि अगर तुम ये नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करोगे तो खेत में जो खड़ पतवार होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें क्या था, ये नीम कोटेड यूरिया जो रहता है वो पानी में यूरिया को घुलने की, मिट्टी में यूरिया के घुलने की जो रफ्तार रहती है उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा डेजर्टिफिकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसकी उर्वरकता बनी रहती है। समझ में, हाँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट।
क्या जो स्टेट के सलाहकार होते हैं वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, या दूसरा कहता है चीफ सेक्रेटरी और इन द स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर। तो चीफ सेक्रेटरी जो होता है उसका एक फिक्स्ड टेन्योर होता है क्या? तो इसमें से दोनों ही बातें क्या है, गलत है। ठीक है, दोनों ही बातें गलत है। चीफ सेक्रेटरी को अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर करता है, तो इसलिए देखते होगी तो जितने भी सलाहकार रहते हैं सब उनके चटुए रहते हैं। हाँ, तो 25वें में नाइदर वन नाइदर टू करेक्ट के बारे में पूछा है, तो नाइदर वन नाइदर टू। ठीक है, तो अभी के लिए 25 क्वेश्चन रखते हैं। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे 50 तक बढ़ेंगे। ठीक है।